जय हिंद मित्रों। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार भोला जो था वो पैसे ना चुकाने की वजह से इनका जो बैल था उसको लेके चला गया। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये समानांतर कथाएं चल रही हैं, एक बार शहर की आ रही, फिर ग्रामीण की, फिर शहर की, फिर गांव की। तो अभी आप फिर से देखिए कि ग्रामीण कथा समाप्त हुई और फिर से शहरी कथा आ गई। और शहरी कथा में वही लोग, यानी फिर से जिक्र किसका है? मालती। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। ये स्टेटमेंट आपको देखना है कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उनके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन नहीं होगा। वह हंसती है इसलिए कि उस इलाके भी, मतलब देखिए उनके बारे में कुछ चीज़ें कही गई हैं यहाँ पे कि मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी हैं। उनके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कोई कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन नहीं होगा। यानी आप खट्टा मीठा दोनों जीवन का रस स्वादन के लिए दोनों चीज़ बराबर लेना चाहते हो। वह हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं, यानी जब वो हंसती है तो भी उसके दाम उसे मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपनी आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, और नहीं वह क्योंकि चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाए। देखिए, उसके कर्तव्य का भार इसलिए समझ सकते हैं कि उसको तितली और इसकी संज्ञा देके, उसके जीवन में हंसने के पैसों का मूल्यांकन करके, उसके आधार उसके जीवन को जब देखते हैं हम, तो देखते हैं कि उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना या उनके मामले को अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में वो एक नंबर के दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की उम्मीद है वही उठा लेते और किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार वहाँ पे ऐंठ लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और हम उनसे घृणा करते। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलते हैं और गवर्नरों की मेज पर क्या करते हैं? चाय पीते हैं। अब इनकी ही देख लीजिए कि मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनकी तीन लड़कियां मतलब 3 लड़की थी, और उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दे। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहाँ के जलवायु में बुद्धि का तेज कर देने का कोई शक्ति है। मगर उनकी यह कामना 1/3 से ज़्यादा पूरी नहीं हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज गिरा, और क्या हो गया? मतलब कि इनकी स्थिति ये हुई कि जब वो इंग्लैंड में पढ़ी रही थी तो मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे वो उठते बैठते हैं। जबान तो बिल्कुल बंद हो गई है, और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी उनकी बंद हो गई है। जो कुछ थी जबान की ही कमाई थी, कुछ बचा रखने की उनकी आदत नहीं थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था, इसलिए उधर कई साल से बहुत तंग हाल में ये लोग जी रहे थे। अब ऐसी स्थिति में सारा दायित्व किस पे आ गया था? मालती पर। मालती की 400-500 रुपये में वो भोग विलास और ठाट बाट तो क्या निभता। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहे, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला नहीं छोड़ते थे। कहीं से कुछ नहीं मिलता था तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मुरव्वत के मारे कुछ बोलता ना था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता। आत्मसेवियों में जो निर्लज्जता आ जाती है, देखिए एक बात है, मुंशी प्रेमचंद जी कहा है कि आत्मसेवियों में जो निर्लज्जता आ जाती वह कॉल में भी होती थी। वो कॉल में भी थी, तकाजे हुआ करे, उन्हें परवाह नहीं था। मालती उनके अपव्यय पर बहुत झुझलाती थी, क्योंकि वही एक कमा रही है, 2 बेटियों को और पढ़ाना है, वो कुछ कर नहीं रहे। लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी मालती की, और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य मानती थी, उसे समझाती रहती थी, इसलिए गृह युद्ध नहीं होने पाता था। संध्या हो गई थी।
हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उनकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पाने के कारण वहाँ की धूप जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली कि क्या बिल्कुल पानी नहीं देते हो क्या? मझली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। मझली बहन कौन थी? सरोज। सरोज के बारे में है कि वो बीए में पढ़ती थी, दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद नहीं आती थी, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम ना करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी ना थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी थी वरदा। वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों हाथ लिए रहता। वो चाहती थी जिस बीमारी में इतना स्वाद है वो उसे क्यों नहीं हो जाता। गोरी सी, गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी, बस उसको सरोज से ही नफरत था। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली दिन भर दादी, मतलब उसने बोली जो छोटी थी वरदा, उसने कहा कि बोली दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है, मरने को छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा क्या? सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं? री झूठी कहीं की, रोज भेजते, रोज। अभी तो आज ही भेजा था, कहो तो बुलाकर पूछवा दो। पूछवाएगी? बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज? सरोज जिस कॉलेज में पढ़ती थी। सरोज ने नाक सिकोड़कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, मतलब उनको बोल रही कि मेहता जी क्या सुनाए आज। उसको तो वैसे भी पसंद नहीं था कुछ भी, ऊपर से मालती ने सोचा पूछ लेते हैं क्या बोले थे, तो बोला कि सुना देते हैं क्या सुनाए थे। उन्होंने कहा कि संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब सा आदमी मालूम पड़ता है मेरे को। अब देखिए ये उनके टीचर हैं, लेकिन उनको क्या कह रही हैं संबोधन में कि कुछ अजीब सा मुझे कुछ अजीब सा आदमी वो मालूम पड़ता है। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुक्को ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक्को ने मजाक उड़ाया? इस विषय में वह भी कुछ बोलने का साहस रखती हैं? तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? अंत में मतलब कि उन्होंने क्या समझा होगा? पूरा भाषण सुनने का सब्र किसके पास था? वो तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वह उनकी सी कहने वाले में नहीं है। और फिर अभी ये कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती वही सही है। बहुत संभव है कि आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं की जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही वीमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं ये भी तो सुनना चाहिए। संभव है कि हम ही गलत हों। अब वीमेंस लीग की स्पीच में ये भी इनको भी पार्टिसिपेट करना है। यह लीग इस नगर की नई संस्था थी और मालती के उद्योग से खुली है। जो वीमेंस लीग थी ये इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंड सिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाल दिया गया था। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियों और प्रमाण खोजती रही और भी कई देवी अपने भाषण लिख रही थी उस दिन बोलने के लिए। उस दिन जब ये हुआ कि जिस दिन बोलना है उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हाल में पहुंचे तो जान पड़ता था हाल फट जाएगा, इतने लोग भरे पड़े थे। उन्हें गर्व हुआ कि कितने लोग मुझे सुनने आए हैं। उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वह उत्साह केवल मुख पर और आंखों में नहीं था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हो। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था और ये कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जंपर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। विमेंस लीग में इतना समारोह और कभी नहीं हुआ था।
डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। क्योंकि विमेंस लीग में एक वही थे जो चर्चे में थे, बाकी तो सब विमेंस लीग में स्त्रियां लीड करने वाली थी। तो उसमें ये कहा गया कि सत्य की जो एक चिंगारी होती है वो असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना भी है। तो लाइन ये था कि जैसे सभा है आगे, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे मान लीजिए मेहता को संबोधित करना है, सभी लेडीज यहाँ बैठी हैं। सबसे पीछे आप देख रहे हैं कि कौन है, मिर्जा और खन्ना है, और संपादक जी भी विराजमान है वहाँ पे। राय साहब भी भाषण शुरू होने के बाद आए और वो भी पीछे खड़े हुए क्योंकि वो खचाखच भरा हुआ था। मिर्जा ने कहा आ जाइए, आप भी खड़े हैं, कब तक खड़े रहिएगा। राय साहब बोले नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा, मैं तो खड़ा होकर ही सुनूंगा, आप सब बैठे रहो। राय साहब ने उनके कंधे दबाया। तकल्लुफ़ नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा मिस मालती सभा नेत्री हुई, खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा अब मिस्टर मेहता पर ही निगाह है, मैं तो गिर गया हूँ। अब भाई वही स्पीच देने वाले थे तो मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने संबोधित किया पहले देवियों सज्जनों करके कि देवियों जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। उसे आप देवता कहें तो वह क्या समझेगा? आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं है, लेवता है, लेने वाला है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। अब यहाँ पे आपको देखने को ये मिला कि उन्होंने जिस प्रकार एक अपने मन में एक श्रद्धा की, त्याग की मूर्ति बना के रखा था नारी को, बिल्कुल उन्होंने उसी के अनुरूप भाषण दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा, त्याग, दया ये तो आपके पास है और आप भी एक तरीके से देखा जाए तो देनदाता हो, आप ही एक देनदाता हो। पुरुष के पास वो चीज़ ना दान देने के लिए है, वो देवता नहीं है, लेने वाला है। वो अधिकार के लिए हिंसा करता, संग्राम करता, कलह करता है, विनम्र होकर नहीं बात करता। इस पर तो गूंज उठी तालियां। वहाँ पे ज़्यादातर स्त्रियां ही बैठी थी। राय साहब ने कहा औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाल लिया है, देखो। बिजली के संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं है, मैं कितनी बार ही ये भाव व्यक्त कर चुका हूँ कि मतलब ये काम ही वैसे ही करता है। मेहता आगे बढ़े, उसके बाद संवाद का उनका प्रक्रिया आगे बढ़ा। उन्होंने कहा इसलिए जब मैं देखता हूँ कि हमारी उन्नत विचारों वाली देवियाँ उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। इनका मतलब कि आज जो दुनिया है, इनका मतलब कि जो एक स्त्री है, श्रद्धा, करुणा, दया, दान सब उसके अंदर है। और आपने लगातार युद्ध देखे, संग्राम देखे, जब पुरुषों ने अपने अधिकार छीने, किसके दम पर? महासंग्राम कर करके, कतार के कतार लाशों के बिछा करके। उस समय अगर इस न्याय की भूमि पे अगर स्त्रियां होती तो जरूर वो सहिष्णु रूप में आती, दया भाव के साथ इस अन्याय का विरोध करती और इतनी ज़्यादा कतारें नहीं बिछती, ये इतना रक्तस्राव नहीं होता, इतना रक्तपात नहीं होता, हिंसा नहीं होती। इनका सेम यही कहने का मतलब है कि आज वो अगर हर जगह पे बराबरी करें तो ठीक है, पर जब मैं ये देखता हूँ कि हमारी उन्नत विचारों वाली देवियाँ उस दया जो उनकी, आप कह सकते हैं कि उनकी एक पहचान है, उनके अंदर वो सहनशीलता, वो दया और श्रद्धा और त्याग जो इनके जीवन को हम लोगों के जीवन से अलग बनाता था, वो आज उससे असंतुष्ट हैं और आज वो भी संग्राम और कला और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं। फिर तो इनमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? और समझ रही कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें फिर बधाई कैसे दे सकता हूँ? मिसेस खन्ना यानी कामिनी, उन्होंने मालती की ओर गर्व के नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। मिसेस खन्ना मालती की ओर गर्व से इसलिए देखी कि मिसेस खन्ना यानी कामनी जो थी, कामनी भी तो इसी की प्रतिमूर्ति थी, यानी यही दया भाव और जो एक होना चाहिए, और जो संग्राम में छिड़ने वालों में उस तरीके से आके स्त्रियों की प्रतिद्वंदिता में पार्टिसिपेट करने वाली नहीं है, वो
करुणा, दया और जिस अनुरूप वो बात करें वो उसी की मूर्ति हैं। और उन्होंने सामने देखा कि जिसके बारे में मेहता कह रहे हैं कि जो संग्राम में उतरने वाली है, जो असंतुष्ट हैं स्त्रियां, जो सम्मान के अधिकार के पात्र बन के हमारे सामने आके अधिकार की बात करती, वो तो हमारे ही संग्राम क्षेत्र में प्रवेश कर रही, वो अनाधिकार प्रवेश उनकी जो पहचान उसको छीन लेगा। और इसी वजह से जो खन्ना थी या कामनी थी, उनको ये देख के लगा कि यहाँ पे तो हमारा पलड़ा भारी है, यानी हम यहाँ पे जैसी ये बात करें उसके अकॉर्डिंग तो हम ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और उन्होंने मालती की ओर सागर गर्व के नेत्रों से देखा। मालती को लगा, उन्होंने गर्दन झुका लिया क्योंकि वो नए युग की नारी थी। इस पर खुर्शीद बोले, अब कहिए, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहते हैं और मुंह पर कहते हैं। जो उनको कहना होता है वो मुंह पे कहते, पेट पीछे नहीं कहते। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वह दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थी। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी है, माता है। मेहता आगे बढ़े। यहीं पे नहीं उनका संबोधन, उनका तो लंबा चौड़ा भाषण था आज। वो और भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। ये और एक कदम आगे बोले और इस चीज़ को उन्होंने समझाया कि इनके जो प्रवेश है, जो जिनका क्षेत्र उस क्षेत्र से निकल कर दूसरे के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश से जो परिवर्तन हो रहा, उस परिवर्तन के फलस्वरूप अगर देखें कि जो चीज़ ये फलीभूत करवाना चाहते थे वो तो संपन्न हो नहीं सकता। यानी स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देकर मुझे उस तरह पीड़ा या वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म देखकर। मुझे विश्वास है कि ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। फिर इस पर बात छिड़ गई आगे। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी कि बहुत अच्छा हुआ मिस्टर मेहता ने ऐसे बोला। अभी तो मालती को आएगा गुस्सा और वो फटेंगी मेहता पे। खन्ना के चेहरे पर इसलिए खुशी आई। राय साहब ने चुटकी ली, आप बहुत खुश हो रहे हैं खन्ना जी, क्या बात है, आपको क्यों खुशी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है? खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। बहुत मज़ा आता था ना मेहता से बात करने के लिए। मेहता और आगे बढ़े क्योंकि मेहता तो इस बात में वो दार्शनिक है, दार्शनिक के तरीके से बात करते हैं, वो उसी अनुरूप देखते हैं। उन्होंने फिर आगे बढ़कर बोला कि मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। यानी जो प्राणी का विकास हुआ है उसमें स्त्री के पद को पुरुषों के पद से ज़्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ। उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कला से श्रेष्ठ समझता हूँ कि यानी जहाँ पे हिंसा, संग्राम, कला हो उसको प्रेम, त्याग, श्रद्धा ये चीज़ चाहे तो उसका काट प्रस्तुत कर सकती है। तो प्रेम, त्याग और श्रद्धा बड़ी चीज़ हुई, हिंसा और संग्राम, कलह, द्वेष ये चीज़ उसके क्या हुए, एक तरीके से आप कहिए कि विपरीत स्थिति में हुए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको विजित करने में प्रेम, त्याग, श्रद्धा किस प्रकार आगे आती है। तो उन्होंने कंपेयर करके बताया कि स्त्री के पद पुरुष के पद से श्रेष्ठ क्यों है, त्याग, श्रद्धा क्यों श्रेष्ठ है, कलह से या संग्राम से। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं, यानी जो देवी है सृष्टि और पालन के लिए वो देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में उसी प्रकार आना चाहती हैं जैसे आप बड़े बड़े महासंग्रामों में, छिड़े युद्धों में आपने देखी है, जो अपने जितने भी लोग थे यानी जो भी महासंग्राम में, छिड़े युद्धों में अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करते थे वो किस बलबूते पे करते थे, वो बलबूता उनका क्या होता था प्रदर्शन करने का। क्या उसी अनुरूप ये भी उसी प्रकार संग्राम में आना चाहती हैं, उसी प्रकार अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहती हैं। तो ये चीज़ कहा कि अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से जो मंदिर बना है उससे हिंसा और कलह के क्षेत्र में आ गई या आना चाहती हैं तो उससे समाज का तो कल्याण नहीं होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कीर्ति को अधिक महत्व दिया। क्यों दिया? अपने अभिमान में, उसको अभिमान था कि कहीं ना कहीं मैं मजबूत हूँ, और उस मजबूती ने उसके दानव कृत्य जो राक्षसी प्रवृत्ति उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। वो अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा,
आप इसको महाभारत के युद्ध में भी देख सकते हैं। दुर्योधन, युधिष्ठिर कि अपने भाई का स्वत्व छीन कर उसकी रक्त बहाकर समझना और फिर अभिमान समझना, अपने पुरुषत्व का भाव दिखाना या उस पर अभिमान करना। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्र टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। माँ की ममता से वो सिंचित हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो जो पुरुषत्व समाज है या पुरुष समाज है, उसने अपने अभिमान में उसको जो शैक्षिक प्रणाली के तहत जो शिक्षा दिया, जिससे उसको बनाया, तो वो पला तो किसी और चीज़ में था, लेकिन वो जब कंप्लीट हुआ तो मशीन गन पकड़ रहा, बम पकड़ रहा, सहस्त्र टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और वो अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में उसे भेजती हैं, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा है और कि हिंसा प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदे जा रही है, प्राणियों को कुचल रही है, हरी भरी खेतियों को जलाती हुई गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जा रही है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन करते जाइए। खन्ना बोले, मालती की ही तो गर्दन नहीं उठती। खन्ना बोले कि अब तो यहाँ पे तो भैया मालती की गर्दन उठनी चाहिए। अब मिस्टर मेहता इतना कह रहे हैं, क्यों इनको किलकारियाँ नहीं आ रही है? क्योंकि मिस्टर मेहता, इनको लगा कि मिस्टर मेहता जो कह रहे हैं इससे मालती को गुस्सा ही आ रहा होगा। भाई मिस्टर मेहता जो था, उनका दार्शनिक पक्ष, उन्होंने जो विचार रखा था उसको ही सबके समझ रखा, जो उनकी सोच थी। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया कि जो मेहता कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। मेहता कहते हैं तो यथार्थी कहते हैं, झूठ तो नहीं बोलते। बिजली के संपादक बिगड़ पड़े, मगर कोई नई बात तो नहीं है कह रहे। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं ऊटपटांग बातों की शरण लिया करते। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की है। संसार ने उन्नति की है तो पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से, तेज से। खुर्शीद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिएगा, अपने ही गाए जाइएगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर देखिए कि यहाँ पे जो स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि अगर सुनना है तो मेहता का भाषण उसमें जारी रहा और इन्होंने कहा कि यही सुनना है, मतलब कि वही सुनते जाएंगे। तो देखिए इतने पर भी मेहता का जो भाषण था वो रुका नहीं, वो कंटिन्यू रहा और कंटिन्यू रहा। आप आगे देखिए, इसमें मेहता का भाषण जारी था। देवियों में उन लोगों में नहीं जो कहते हैं, उन्होंने फिर से आगे इस चीज़ को, स्पीच को कंटिन्यू किया और फिर उन्होंने कहा कि देवियों में उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ये वो असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसे। स्त्री पुरुष से उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और आध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उसे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो पाया। मैं कहता हूँ उसका सारा आध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। इतने पे तो तालियां बज उठी, हाल हिल पड़ा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते जो इनके दिल में है। ओंकारनाथ जो ओंकारनाथ थे पत्रकार, उन्होंने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी, वही सड़ी हुई बातें करते। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नहीं हो जाती है। जो 1000 रुपये हर महीने फटकार कर बिलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। यह केवल पुराने विचारों की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने का एक ढंग बस है। खन्ना ने मालती की ओर देखा, ये क्यों फूली जा रही है, इन्हें तो शर्माना चाहिए। खन्ना ने कहा, मालती की ओर देखे कि ये क्यों फूली जा रही, इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसियाकर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़िया फंसाकर छोड़ दी। अब कुछ नहीं रहा तो जो मिस मालती उनको बोलने की ऐसी कितनी ही चिड़िया फंसाकर मैंने क्या किए, छोड़ दिए। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ देखा और आंख मारकर कहा,
आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहना कितना चंदा दिया उन लोगों ने। खन्ना पर झेप आ गई। मैं ऐसे समाजों के चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। मेहता फिर कंटिन्यू किए हुए थे। मेहता फिर आगे बोले कि पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए वो सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़े बड़ों की समूह ने मिलकर किया तो क्या किया? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवाय किया क्या? योद्धाओं ने भाइयों को गर्दनें काटने की सिवाय और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना दिया। उसके सिवाय और क्या समस्या इन लोगों ने हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ पे है? शांति देखे तो शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? ओंकारनाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती। ओंकारनाथ को लग रहा कि ये तो विलासी हैं और ये जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना, तो इससे तो मुझे गुस्सा ही आ रहा है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया। आप भी संपादक जी निरे पोंगा ही रहे। अजी ये दुनिया है जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार मेहते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। यहाँ बिगड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता ना। ओंकारनाथ करें, मुझे ये असत्य बातें सुन के गुस्सा आती है बहुत। राय साहब ने उन्हें और चढ़ा दिया कि थोड़ी और निकलवा लेते हैं इसे। उल्टा के मुंह से सतियों की सी बातें सुनकर किसका जी नहीं जलेगा? ओंकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण फिर भी जारी रहा। उन्होंने फिर से आगे बोला। उन्होंने आगे फिर कंटिन्यू किया और आगे कंटिन्यू करते हुए कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बाज को चिड़िया का शिकार करते देखकर हंस को ये शोभा देगा कि वो मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी? हंस के पास उतनी तेज, उन्होंने कहा कि हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियों लग जाएगा, फिर भी वह बाज बन नहीं सकेगा। इसमें संदेह है, मगर बाज बने या ना बने वो हंस तो नहीं रह जाएगा, वह हंस जो मोती चुगता है। खुर्शीद ने टीका की, ये तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नरबाज। ओंकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलॉसफर बनते हैं इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलॉसफर की दुम है। फिलॉसफर वो है जो, अब इतने में उनको गुस्सा तो आया लेकिन वो बात को रोके। ओंकारनाथ ने बात पूरी की, जो सत्य है, उन्होंने कहा, ओंकारनाथ ने बात पूरी की कि जो सत्य से जो भर भी ना टले। खन्ना को ये समस्या पूर्ति नहीं रुची। मैं सत्यवत्य नहीं जानता, मैं तो फिलॉसफर उसे कहता हूँ जो फिलॉसफर हो, सच्चा वाला। खुर्शीद ने दाद दी। फिलॉसफर की अपनी कितनी सच्ची तारीफ की। वाह सुभान अल्लाह, फिलॉसफर वो है जो फिलॉसफर हो, क्यों ना हो। नेता आगे फिर चल पड़े कि ये भी उनका ख़त्म नहीं हुआ था, समाप्त नहीं होता। उन्होंने फिर कहा कि मैं नहीं कहता कि देवियों को विद्या की ज़रूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक है। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की ज़रूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक है, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति, वो विद्या वह शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार तो मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं कि वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालतों में जबान और कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहेंगी जो आपको प्रकृति ने दिया है, यानी जो आपको प्रकृति ने दिया है। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी। अब उससे सहा नहीं गया। वो पुकार उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाक लगाई, वोट वोट। ओंकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहा, मतलब सभी लोगों को कहा कि शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता और भी कंटिन्यू किए। मेहता बोले, ओट नए युग का माया जाल है, मारीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी ना उधर की होंगी।
कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ है। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वो संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाल लिया जाता है? मिर्जा ने टोका। पुरुषों के जुल्म ने ही तो उनमें बगावत की ये सिगरेट मतलब कि स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया, लेकिन उसका यह जवाब नहीं कि अन्याय को मिटाइए, लेकिन अपने को मिटा कर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करे और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोके। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार उन्होंने बताया कि क्या है? मेहता ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं, और वह आपको तो मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने ओट कोई चीज़ नहीं है। मुझे तो खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया और स्वामिनी से गिर कर वो विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी है वो उनसे ले लीजिए। संस्कृति में अगर हम देखें तो हम ये नहीं कहते कि सदैव आदान प्रदान होता आया है और होना भी चाहिए, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वो अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की सुशिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोलबाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है? राय साहब ने तालियां बजाई। हाल तालियों से गूंज उठा जैसे पटाखों की टिया छूट रही हो। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी नहीं होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने एक यही बात तो ढंग की कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए? जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली पत्रिका में देखिएगा। इसके माने ये है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते। राय साहब ने आड़े हाथ लिया। इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है? संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य या असत्य का निराकरण नहीं। तो यूँ कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूँ जो निर्बल है, निसहाय है, पीड़ित है। बड़े बेहिया हो यार। उन लोगों ने कहा, बड़े बेहिया हो यार, बात ही नहीं समझ में आती कि कौन सा रंग कब पलट लेते हो। तो मेहता जी कह रहे थे, आगे उन्होंने फिर कंटिन्यू किया। मेहता जी कह रहे थे, और यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर है, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा अब चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वो जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही है। सरोज उत्तेजित होकर, उनकी बहन जो छोटी थी, सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगते। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र है तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्ति में जहां महिलाएं थी उन्होंने बजाई। फिर मेहता ने सरोज का भी जवाब दिया। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती वो धोखा है, उद्दीप्त लालसा है, उसका विकृत रूप है, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का सुसंस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में तो बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में, वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वही विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है, और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कड़धार होने के कारण जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप
चाहे तो नौका को आंधी और तूफान में पार लगा सकती हैं, और आपने सावधानी की तो नौका डूब भी जाएगी और उसके साथ आप भी स्वयं डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादाग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब तलब भी की, अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो चुकी थी। इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग करने की बात कही। हाँ, ये सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मन की बातें कहकर मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी। आप क्यों नहीं बधाई देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं ना, मगर ये सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने की बात की जाती है? मेहता बोले, इसलिए कि वह बात समझती हैं। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के ये विचार मुझे तो कई सौ साल पिछड़े हुए मालूम पड़ते हैं। मालती ने कटु होकर कहा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि का। तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम लगते हैं? तो कृपा करके बताइए ना कि आज के ताजे विचार क्या हैं? दंपत्ति कैसे सुखी रह सकती है, इसका कोई ताज़ा नुस्खा तो आपके पास होगा ही ना। खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए उन्होंने कही थी और वो तिनक उठी। बोली, ये नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा ना। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल में वो 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा तो आपको बताना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती है और हमेशा उठती रहेंगी। मिसेज खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेज खन्ना ने आंखें झुकार कर कहा। मिसेज खन्ना से वो मतलब उनको बहुत मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं। सभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी अब नारियां क्या हैं। और विवाह आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मदों को कायर कह चुके हैं। मेहता हंस पड़े। उसी के लिए तो जमीन तैयार कराऊं। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें। वही स्वार्थी पुरुष की बात। आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है, यही सोच रहा हूँ कि किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहा मारा। नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझे से सीखिए। पहली बात यही कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी पे सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो ये विद्रोह है उसका कारण पता है क्या है? पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक हो भाई। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा, आपको मेरी तकरीर पसंद आई क्या? तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वह आपको कलमा पढ़ रही है, वो आपको कलमा पढ़ रही हैं, आपकी कलमा पढ़ रही हैं। इसके बाद ये चीज़ है ना आगे सेशन में अभी कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और होपफुली आप लोगों को ये बहुत, और ये दार्शनिक पक्ष, ये जितना पार्ट मालती मेहता का चला और जो इनका संभाषण हुआ नारी के मुद्दे पे, ये वाला सेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितना भी दार्शनिक बातें बोली गई उसमें कई चीज़ें हैं। दर्शन की खो में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें परत दर परत निकलेंगी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो रहा। इस पूरे गोदान उपन्यास का आप कह सकते हैं दार्शनिक पक्ष को लेकर देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे से विचार दिया है और कई चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, अपने तरीके से उस चीज़ को बतलाने का प्रयास किया है मेहता के तौर पे बनकर। बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद।